झारखंड में मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें नतीजे पर टिकी हैं। सभी को 23 नवंबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल ने भी सस्पेंस बढ़ा दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में एनडीए की सरकार का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। देखिए रिपोर्ट। में सत्ता का किंग कौन? झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? खिलेगा कमल या हेमंत की होगी वापसी? झारखंड में विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने के लिए तमाम दल गुना भाग में जुट गए हैं। सीटों को लेकर आकलन किया जा रहा है। एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन, दोनों सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। 51 से ज्यादा सीट जीतकर एनडीए राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल ने भी सभी का सस्पेंस बढ़ा दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने झारखंड में एनडीए की सरकार का अनुमान लगाया है। चाणक्य स्ट्रैटेजी के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीट, इंडी गठबंधन को 35 से 38 सीट और अन्य को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है। मैट्रिज पीपल्स प्लस और टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया और पी मार्क के एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा है। इन सब के बीच न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने की उम्मीद है। एनडीए को 42 से 53 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी का भी दावा है कि एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इस राज्य में बनेगी और वो जनता की सरकार होगी, जनता के लिए काम करने वाली सरकार होगी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में सरकार डूबी रही, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खाए, तो कुल मिलाकर के जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भले ही एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मान रहे हैं और हेमंत की वापसी का दावा कर रहे हैं। बोकारो की कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। पूरा भरोसा है कि लोगों ने आशीर्वाद दिया है और हम लोग बोकारो में इस बार अपने जीत के साथ और अपने बोकारो को बदलेंगे हम लोग। एग्जिट पोल और नेताओं के दावे ने जनता को कंफ्यूज कर दिया है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबकी नजर नतीजे पर टिकी है। न सिर्फ झारखंड की जनता बल्कि नेताओं को भी 23 नवंबर का इंतजार है और इस इंतजार में नेताओं को दिन काटना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो सबको 23 नवंबर का इंतजार है। प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, सस्पेंस और बढ़ गया है। हालांकि कुछ अगर एग्जिट पोल की बात कर लें तो उनके आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है। न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे में भी ये बात सामने आ रही है कि 45 से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात कर लें तो 25 सीटें एनडीए को दिया गया है और 53 सीटें 53 से 55 सीटें दी गई हैं इंडी गठबंधन को। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। कोई कुछ भी नहीं कह सकता है अभी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसे हैं जहां मुकाबला कांटे की टक्कर का है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। क्या दावे हैं और किन पार्टी के प्रतिनिधियों को क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगी, जीत मिलेगी और कौन कौन सी वो सीटें जो पिछली बार गंवाई थी
अब उनके खाते में वापस आ रही है। इन पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हम अपने गेस्ट पैनल से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ संजय रंजन जी आजसू से जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीआई से। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं आरजेडी से। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं, खास करके एग्जिट पोल की बात कर ले, 7 एग्जिट पोल के आंकड़ों में 5 आपके पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अगर देखें एक एवरेज निकालकर तो 40 से 50 के बीच में आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इतनों का ही दावा लगातार कर रही थी। कैसे देख रहे हैं आप इस एग्जिट पोल को? देखिए, हम जमीनी हकीकत पर बात करते हैं आयुष। हम एग्जिट पोल्स, ठीक है, एग्जिट पोल से एक दिन होता है, उस पर चर्चाएं हो गई, पर वो चर्चाएं को समाप्त करना चाहिए क्योंकि एग्जिट पोल से हम भी थोड़ा डिफरेंट व्यूज रखते हैं जी। एग्जिट पोल ने एवरेज 45-47 सीट हमें दिया। हमें अपना आकलन है कि जिस तरीके का अंडर करंट इस सरकार के खिलाफ था, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, सब लोग ठगा महसूस कर रहे थे। तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा 52-55 के बीच चला जाएगा, ये मैजिकल फिगर। और थोड़ा एग्जिट पोल से हमारा जो है वो डिफरेंट व्यू है। और इसके पीछे भी है कि 5 वर्षों का जो कुशासन था, मुझे लगता है ये सारी चीजें पे डिस्कशन का अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जनता ने अपना फैसला सुना दिया। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था आयुष, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने ये जारी किया कौन कौन सीटें वो जीत रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले कि पहले वो जारी करें लिखित रूप से 59 सीटों का ब्यौरा जारी किया है, कहा कि हम इतने सीटों पर जीत रहे हैं। क्या साहब, आप चुनाव से पहले लिखित में ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? और देखिए, मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं बस 30 सेकंड में सुनाता हूं कि वो जीत रहे हैं। बिल्कुल। और कहा कड़ा संघर्ष है। कड़ा संघर्ष सिर्फ उन्हीं सीटों पर वो बोल रहे हैं जहां उनके जो अलायंस पार्टनर्स कांग्रेस और आरजेडी और माले लड़ रहे हैं। बाकी अपने हिस्से की सीटों को क्लियर कट बता रहे हैं। देखिए, बहुत सारी सीटों में भाजपा की जीत बता रहे जहां भाजपा लड़ भी नहीं रही। जरमुंडी कौन लड़ रहा है विपक्ष से, सब जानते हैं। कड़ा संघर्ष है साहब। गोड्डा कड़ा संघर्ष, महागामा कड़ा संघर्ष, कोडरमा कड़ा संघर्ष। यानी जितने सीटों पर आरजेडी या कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं या माले के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब पर कड़ा संघर्ष। बाकी सब में कह रहे हैं बरकट्ठा भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, बरी भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, मांडू भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, मांडू में भाजपा लड़ी नहीं। और ये झामुमो प्लस भी लिख रहे हैं एक जगह। तो झामुमो प्लस लिखना, अगर ये भाजपा प्लस लिखते तो समझ में आता। ये आंगन फानन में बनाया गया। और देखिए कड़ा संघर्ष कहां बोल रहे हैं, हजारीबाग कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है। इसके अतिरिक्त क्या लिख रहे हैं, चतरा वहां कौन लड़ रहा है साहब, इनके तरफ से, मैं विपक्ष की तरफ बता रहा हूं, वो कह रहे कड़ा संघर्ष है। राजधनवार में ये भी लड़ रहे हैं, माले भी लड़ रहे, कह रहे कड़ा संघर्ष है साहब। भाजपा का खाता कहां नहीं खुल रहा है, वो भी इन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी। पाकुड़ में भी भाजपा का खाता नहीं खुल रहा, पाकुड़ में भी हम नहीं लड़ रहे चुनाव। तो ये साफ तौर पर जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, धनबाद कड़ा संघर्ष, झरिया कड़ा संघर्ष, टुंडी भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, घाटशिला भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। यानी जहां जेएमएम लड़ रही है वहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, शायद भाजपा लड़ भी नहीं रही। लेकिन जहां इनके अलायंस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, इन्हें इतना संशय अपने अलायंस पार्टनर्स पे कि वो कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा। 2-4 सीटें मैं और बता देता हूं। जैसे ये कह रहे हैं कि बारागोड़ा पिछले चुनाव में जो सबसे ज्यादा मार्जिन से कोल्हान क्षेत्र में जिस सीट को जीता था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वो बारागोड़ा था। 60,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने चुनाव जीता था। और कुणाल सालंगी जो चले गए जेएमएम में, वो चुनाव हारे थे 60,000 मतों के अंतर से। वहां ये लिख रहे हैं कड़ा संघर्ष है। यानी जेएमएम एडमिट कर रही है कि 60,000 का मार्जिन को बीजेपी ने पाट लिया है और अब कड़ा संघर्ष हो गया। 2-4 सीट और मैं बताता हूं। काके कौन लड़ा सब जानते हैं, कांग्रेस लड़ी, कड़ा संघर्ष है साहब। और रांची भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा क्योंकि यहां जेएमएम लड़ रही है। और इसी की तरह लोहरदगा के बारे में लिख रहे हैं कड़ा संघर्ष जारी है वहां। और कौन लड़ रहा है, वो किसी से छिपा नहीं, कांग्रेस लड़ रहा है, रामेश्वर राव साहब लड़ रहे हैं। पांकी में लिख रहे हैं कड़ा संघर्ष जारी है। और इसी तरीके से वो छतरपुर में भी लिख रहे हैं कड़ा संघर्ष जारी है। और 2-3 सीटें लिखा है उन्होंने, हुसैनाबाद जहां भाजपा, गढ़वा जहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर 59 प्लस सीट, झामुमो प्लस को 59 प्लस सीटें दे रहे हैं। चलिए, तो आपने जिस बात का जिक्र किया है, आप कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने
सहयोगियों पर ही आशंका मैंने जताई दिखा है। दिया। जी बिल्कुल, ये बाकायदा लिखित तौर पर एक लिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी की गई है। रुक करते हैं क्षितिज मिश्रा का, आरजेडी से है। आरजेडी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सब पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कड़ा संघर्ष दिख रहा है। अपने ही सहयोगी पर भरोसा क्यों नहीं है आपके बड़े भाई को, जो बड़े भाई की भूमिका में है विधानसभा चुनाव में? देखिए, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने लिस्ट जारी किया है, वो अपना किस तरह से आंकलन किए हैं इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा, वो उनका आंकलन होगा। दूसरी चीज, और ये जो एग्जिट पोल पर मैं प्रफुल्ल सहदेव जी को एग्जिट पोल में जो जीत मिल रही है उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो सुख है ये क्षणिक सुख है। 23 तारीख को जैसे ही पिटारा खुलेगा और 2, 2:30, 3 बजे तक मुझे लगता है ये जो सुख जो है वो शायद निराशा में बदल जाएगा। और जो जनता है, जिन्होंने मुद्दों पर वोट दिया है, जिन्होंने ये बात वो जो पहले से समझ करके रखी थी कि भाजपा आएगी और हम लोग को बांटने काटने की राजनीति करेगी और हमें इसमें फंसना नहीं है, ये जनता कह रही थी और जनता ने ऐसा किया भी है। मैं बता रहा हूँ, महिला वोटर इस बार ज्यादा वोट किए हैं, तो महिला वोटर का रुझान किसके तरफ था, ये दिल से पूछा जाए तो प्रफुल्ल सहदेव भी जानते हैं, जी भी जानते हैं कि महिला का वोटर का वो किसके तरफ। मेरे दिल का हाल आप कब से जानने लगे? आप अपनी बात करें। मैं अपना ही बात कर रहा हूँ। तो मेरे दिल का नहीं ना बताया, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको पता है। मेरे दिल में चल रहा है कि साहब आप उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खुला नहीं है, जिसके सुप्रीम को 5 केसेस में सजा चल रही है। प्रफुल्ल जी, बात उनको जारी रखने व्यक्ति का टिप्पणी मत कीजिए। मेरे दिल का हाल क्या है? मेरे दिल में चल रहा है कि लालू प्रसाद से भ्रष्ट कोई राजनेता नहीं है। आपको पता नहीं था? थोड़ा खुश हो लीजिए, थोड़ा खुश हो लीजिए, थोड़ा देर खुश हो लीजिए। आपके दिल का हाल जानना चाह रहे हैं। आपको खुशी का मौका दे रहा हूँ, थोड़ा खुश हो जाइए। नहीं, अभी सर आपको इंटरप्ट नहीं किया था प्रफुल्ल जी, इस प्रकार की बात। क्षितिज जी, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया था। नहीं, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बात जारी रखें क्षितिज जी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि सबको पता है कि दिल का वो क्या है आपका, और मैंने आपको ठीक है, बात खुश रहिए। और दूसरी बात कि हम जानते हैं, जनता जानती है। आप सोचिए कि हमारे नेता जाते हैं मंच पर, हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं, हमने क्या काम किया है इस पर बात करते हैं, और बाकी लोग जाते हैं और मंच पर जाकर के क्या क्या कहते हैं ये सबने सुना है। तो जनता जो है वो बुद्धिमान है, और जनता ने जो वोट दिया है वो 23 तारीख को हम लोग को पता चलेगा। मैं फिर बता दूं, एग्जिट पोल है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन जीत रही है, आपका ये कहना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी जितनी सीटों को मांग रही थी उस पर सहमति नहीं बनी, जितने पर लड़ रहे हैं उतने पर आरजेडी कितने पर जीतेगी ये बता दीजिए। आरजेडी 4+ होगी, 4 से ज्यादा सीट आरजेडी जीतेगी, और आरजेडी किंग मेकर के रूप में रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं आरजेडी किंग मेकर के रूप में, मतलब गठबंधन में ये तो है ना, फिर किंग मेकर क्यों? नहीं, किंग मेकर बात कर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात खत्म हो गई? नहीं हुई है, नहीं है हम किंग मेकर। जी बिल्कुल, आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, आप कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका में आप होंगे, आप गठबंधन का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका किंग मेकर 4 सीटों को लेकर कहना क्या फंसा हुआ है मामला? नहीं, कोई मामला फंसा हुआ नहीं है। आरजेडी चलिए कोई बात नहीं, तो खैर 23 नवंबर को पता चल जाएगा। पहले भी था और हमेशा रहेगा। चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। आजसू पार्टी से संजय रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सीटें हैं और उन सीटों को लेकर बातचीत होगी, खासतौर के जहां आजसू के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें एक जुगसलाई की बात कर लेते हैं, लोहरदगा की बात कर लेते हैं, सिल्ली की भी बात कर लेते हैं। सिल्ली मॉडल का आप लोगों ने हर बार जिक्र किया, सिल्ली पे बात करते हैं, मांडू की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ लोहरदगा की भी बात कर लेते हैं। इन 5 सीटों पर आजसू का विशेष फोकस रहा है। 5 सीटों में कितना इस बार संजय रंजन जी उम्मीद लग रही है आजसू पार्टी को? हम संख्याओं के जाल में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है जी। हमारी दिलचस्पी ये है कि जिन मुद्दों को, जिन राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों को लेकर हम जनता के बीच में गए, उसको स्वीकृति मिली या नहीं जी। हम हार जीत से अलग एक राजनीतिक दृष्टि रखते हैं कि समाज में जिस तरह की हलचल और जिस तरह का शोर इस बार दिखा वो वाकई बड़ा अद्भुत था, और इसके बड़े शुभ संकेत हैं। राजनीतिक क्षितिज पे महिलाओं ने बड़े हस्ताक्षर किए, और उन्होंने ये साबित किया कि जो राजनीति है अब उनके डोमेन की चीज है, उसमें उन्होंने अपना हक, अपनी जो शक्ति है, सामर्थ्य है और अपना हुकूक है साबित कर दिया। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का ही प्रतिफल था कि महिलाएं इस तादाद में घरों से बाहर निकली और उन्होंने जमकर वोटिंग की, क्योंकि
इस बार का जो वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो ये जो वोट पड़े हैं वो राजशाही के खिलाफ पड़े हैं। ये जो वोटिंग हुई है वो गणतंत्र के पक्ष में हुआ है। ये जो वोटिंग हुई है इस बार युवाओं के भीतर जो असंतोष और गुस्सा और क्रोध था सरकार के प्रति, उसके पक्ष में हुआ है। इस बार की जो वोटिंग हुई है किसानों के सवाल पर हुई है, खेत खलिहान और नौजवान के सवाल पे हुई है। और इस बार की जो वोटिंग हुई है गुड गवर्नेंस के लिए हुई है। लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी कमिटेड प्रतिबद्ध सरकार आए जो निडर हो, निर्भीक हो और जिसके कंधों पे जब राज्य का बोझ डाला जाए तो जन आकांक्षाओं को वो समेटते हुए, सहेजते हुए आगे बढ़ें और एक ऐसे राज्य का निर्माण करें जो 40% खनिज का स्वामी है फिर भी याचक की भूमिका में है। इसलिए इस बार का जो चुनाव है कई सवालों से जूझता हुआ चुनाव हुआ है कि आखिर ये जो 20 लड़के मारे गए इनका उत्तरदायी कौन है, आखिर ये जो पर्चे लीक हुए उनका उत्तरदायी कौन है, आखिर ये जो पर्चे बेचे गए उनका उत्तरदायी कौन है। इन सवालों से जूझते हुए हम लोगों ने जनता का पक्ष जो है अपने साथ किया और आप देखेंगे कि 23 तारीख की सुबह जब मतदान पेटियां खुलेंगी तो एनडीए का भाग्योदय होगा और कमल के साथ जो केला और सिलेंडर सब कुछ एक साथ आपको दिखेगा। तो हम लोगों ने इस बार एकत्व की भावना से पूरे मन और प्राण बिल्कुल से ये तो नहीं चलिए राजनीतिक बात है और मुद्दों की बात रही है, कोई अंतर्भेद नहीं। चलिए आप तो नहीं आयुष, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। बिल्कुल गठबंधन एक होकर लड़ा, बिल्कुल ये दिखा है। कोशिश चलिए कोई भी इस बात को हम भी कह सकते हैं कि कहीं एक बार सीट बंटवारा हो गया उसके बाद किसी तरह के विवाद सामने नहीं आए। हाँ, अपने ही कुछ लोग थे जो नाराज हुए थे, उन्हें मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो या फिर आजसू की ओर से हो किया गया, ये सबके सामने है। इस पर चलिए, ये तो अब वक्त खत्म हो चुका है इस पर बात करने का। एक बात संजय जी जिस पर हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है आपने मुद्दों की बात कही, जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए और गुड गवर्नेंस होना ही चाहिए राज्य में, लेकिन राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को हार का डर, जीत की उत्सुकता तो होती है। हम उस पर सवाल पूछ रहे थे, कितने सीटों पर आजसू पार्टी अगर अकेले बात करे तो 10 में 10 10 में 10 10 में 10 बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव इंटेंट आजसू पार्टी का साफ तौर पर नजर आ रहा है, 10 में 10 का दावा ठोक रहे हैं। संजय जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल चलते हैं सीपीआई के पास। अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। सीपीआई एकला चलो की राह पे था, इस बार कितनी सीटों पर उम्मीद लग रही है? देखिए पहले तो हम लोग एग्जैक्ट वाली बात कर रहे हैं, 23 तारीख को परिणाम आएगा। झारखंड में सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी और लोकतंत्र की यही खूबसूरती, चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हम झारखंड की जनता को बधाई देंगे। उन्होंने अपना कैद कर दिया है। अब दावे प्रतिवादे सबके चलते रहते हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि सीपीआई अकेला चली थी। हमने कहा किसी पार्टी का हम पिछलग्गू नहीं है और मुद्दे आधारित राजनीति हम करते हैं। ठीक, जो हमारे मुद्दे है जनता के बीच में, जो हमारे अधिक से अधिक मुद्दे हैं, हम उसको लेकर जनता के बीच में गए और ये फैसला जनता को करना 23 तारीख को क्या परिणाम आएगा, सरकार किसकी बनती है, उन सबको भी हम आगे सोच रहे कि अगर जिसकी भी सरकार बनती है तो जन आकांक्षा पर जो उन्होंने अपनी अपनी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है जनता के प्रति, जो उन्होंने अपने वादे किए, उन वादों पर वो कितना खरा उतरते, इन सब सवालों को लेकर हम पहले से ही प्रिपेयर है कि 23 तारीख का परिणाम चाहे जो, लेकिन झारखंड के हित में जो हमारी पार्टी का निर्णय है कि जल जंगल जमीन यहाँ का कैसे विकास होगा, कैसे यहाँ का डेवलपमेंट होगा। संजय जी ने अभी एक बात कहा कि हाँ हम 40% संसाधनों का राज होते हुए हम गरीब याचक बने, तो इन सब सवालों को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इन सब सवालों को लेकर हम लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार गंभीर रहेंगे। परिणाम जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। झारखंड की जनता ने जो भी जनादेश दिया, चाहे एनडीए को दे चाहे यूपीए को दे, लेकिन हमारा जो रास्ता है संघर्ष का, झारखंड के हित में हम लगातार अपनी बातों को रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, मतलब सीपीआई की जो विचारधारा रही है लगातार हमने भी देखा है कई वर्षों से, अब जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों की बात कर लें, चुनावी परिणाम अगर लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, आपके हित में ना आया हो, आपके पक्ष में ना आया हो, लेकिन मेहनत आप लोगों ने जरूर की है और झारखंड विधानसभा में भी आपके मेहनत साफ तौर पर नजर आई। चलिए इस मेहनत के लिए बता दीजिए कितनी सीटों पर उम्मीद है? देखिए मैंने कहा कि ये ईवीएम है, अब मैं ये
बहुत अति उत्साहित होकर नहीं बोला कि मेरी इतनी सीटें। हमने जो चुनाव लड़ा है जनता पर छोड़ा, जो भी हमने चुनाव लड़ा है उसमें जनता का जो जनादेश हम उसको स्वीकार करेंगे जी। हार जीत एक लोकतंत्र की परंपरा, खूबसूरती यही है कि कौन जीतता है कौन हारता मत नहीं रखता है। हम मुद्दे आधारित चुनाव लड़े और सरकार बनेगी, हमारा जो एजेंडा जो सरकार के प्रति होगा हम उसको लेकर गंभीर रहेंगे, झारखंड की जनता के प्रति आंदोलन को लेकर जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब सीपीआई ये कह रही है कि जो जनादेश होगा वो स्वीकार है। हालांकि ये तो सबको स्वीकार होगा, जनादेश सबको स्वीकार होता है। ग्राउंड स्तर पर काम हुआ है, मेहनत की। शब्द जोड़ा कि जिसकी भी सरकार होगी, हमने जो वादे आपने जनता से किया है, मुखरता से आपने किया, उन सवालों को आप पूरा करते नहीं, उस पर हम मुखरता से आवाज उठाएंगे। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम रहेंगे। चलिए, विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। सीपीआई साफ तौर पर कह रही है कि काम होगा, वाहवाही भी करेंगे, नहीं होगा तो सवाल भी उठाएंगे। निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका है, अगर काम नहीं हुआ है तो सवाल निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे, चाहे सत्ता की कुर्सी पर कोई भी बैठा हुआ। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, कई ऐसे सीट है जहां कांटों की टक्कर देखने को मिल रही है, खास तौर पर अगर बात कर ले गोड्डा की, राजमहल की और भी कई ऐसे सीटें हैं। संथाल में अब आप लोग ये कह रहे हैं कि हम कमबैक करने वाले हैं। 2014 के जो चुनावी परिणाम थे, कम से कम उतनी सीटें तो लाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी लाएंगे, लेकिन राजमहल जिसको आप लोग अपना गढ़ कहते थे, वहां कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए आयुष, पता नहीं आपको क्या फीडबैक है, लेकिन संथाल परिणाम में पिछले बार हमें 4 सीटें आई जी 18 में, तो उससे तो बेटर ही होगा और उससे काफी बेटर होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि 2014 के परिणाम जी, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी का अमूमन ऐसा सीट होता है कि जहां मुख्यमंत्री प्रचार करने भी नहीं जाते, वो एकदम निफिक्र हो जाते हैं कि यहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की शय पर जो वोटरों को डराया गया, बीजेपी के बूथ एजेंट को जाने से रोका गया बूथ पर, यह साफ दिखाता है कि सीएम खुद अपनी सीट को लेकर सशंकित है। अब परिणाम क्या आएगा 23 तारीख को, उसका इंतजार करना चाहिए। गांडे को तो ये बड़ा सेफ सीट मानते थे, हाई प्रोफाइल सीट। कल्पना जी भी बड़े कम मार्जिन से 17-18 हजार मार्जिन से मुझे लगता है पिछली बार जीती थी। इस बार वहां की जो गांडे की एक बेटी है मुनिया देवी, वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हमारी कार्यकर्ता है, वो अंतिम पंक्ति में खड़ी कार्यकर्ता है और वो सिंबल है कि बीजेपी में आपको इंतजार करना चाहिए। कभी भी बीजेपी आपको चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है, वो नहीं देखती आप कितने साधारण परिवेश आते हैं। मुनिया देवी जी एक शानदार उदाहरण है कि किस तरीके से हमारी ग्रास रूट की कार्यकर्ता आज कल्पना सोरेन जी की नींद को उड़ा रहे हैं। तो राजमहल की जो आप बात कर रहे हैं, गोड्डा मैं मान सकता हूं मुकाबला थोड़ा नजदीकी का शायद हो, लेकिन मार्जिन का फर्क हो सकता है यहाँ। और राजमहल तो मुझे नहीं लगता कि कोई फाइट है वहां। ठीक है, आप कह रहे हैं राजमहल कोई फाइट? जरमुंडी में बहुत सेफ है। नालम में स्पीकर साहब, मुझे लगता है जो 5 वर्षों तक उन्होंने किया, सरकार के तौर पर स्पीकर की भूमिका कम निभा रहे थे। जो सरकार के स्पीकर जो कहते हैं वो सरकारी स्पीकर बन गए थे। बाबूलाल मरांडी जी को 3.5 वर्षों तक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि नेता सदन का जो कद है ना, वो राजनीतिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के सामने बौना प्रतीत होगा। तो जिस तरीके का इन्होंने किया वो जनता इनको जवाब देने वाली है। दुमका में जो राजकुमार जी थे, जो बड़ा फेमस हुआ था कि रात के 1 बजे के बाद किसी से मिलते नहीं, उन्होंने कारण भी बड़ा, वो क्या है, मासूमी है सब, बड़ा मासूमियत से बताया था कारण कि 1 बजे के बाद वो क्यों नहीं मिल सकते। तो जो इनके छोटे राजकुमार हैं वो भी बहुत बुरे तरीके से फंस गए और इनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है साहब। इनकी जुबान जिस तरीके से चुनाव के समय अंतिम फेज में जाकर कहने लगे बीजेपी कोबरा है, डस लेगी, ये कर लेगी, जिस तरीके की मर्यादाएं टूटी। घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे। अब देखिए, राज की सीमित होती है संपदा, राज की जो आर्थिक शक्ति होती है वो सीमित होती है। तो उसमें से अगर आप घुसपैठे को 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जो गुलाम मीर साहब कह रहे थे, तो इसका मतलब आप आदिवासी मूलवासियों का हक मार रहे हैं, क्योंकि राज का बजट 1,25,000 रुपए का है। उसमें जो सिलेंडर की जो योजना है वो भी एक सीमित होगी। अगर घुसपैठियों को उसमें से आप 10,000 सिलेंडर भी दे देते हैं, मान ले हाइपोथेटिकली कि 10,000 घुसपैठी है, तो इसका मतलब आपने 10,000 आदिवासी मूलवासियों के हितों की हकमारी कर दी। तो इनको लेकर बहुत आक्रोश था। और कोल्हान में वो कहते हैं ना कि अब इट कांट गेट वर्स देन दिस, इट विल ओनली गेट बेटर। साहब, इससे बुरा क्या हो सकता। हम तो शोले पर थे 14 सीटों पर, इस बार तो हमें बहुत अपेक्षाएं हैं कोल्हान से। और कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहरागोड़ा 60,000 वोट से जीते थे साहब। करीब 17% का स्विंग चाहिए बीजेपी को फाइट में आने के लिए, और ये खुद एडमिट कर रहे हैं लिखित रूप से कि बहरागोड़ा कांटे का संघर्ष है। तो जो 60,000 से सीट को जीता था इन्होंने, समीर मोहंती जी जीते थे,
कुणाल सारंगी 60,000 वोट से सबसे ज्यादा मार्जिन से वही बीजेपी के कैंडिडेट थे जो हारे थे। अब तो वो जेएमएम चले गए। तो और इस बार जब बहरागोड़ा में वो टाइट फाइट की बात कर रहे हैं ना, तो फिर चंपई सोरेन जी का जो वहां फैक्टर है ना, वो भी बड़ा फैक्टर है। अर्जुन मुंडा जी का भी वो गढ़ माना जाता है। पूर्व राज्यपाल, जो माफ कीजिएगा वर्तमान राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का भी प्रभाव क्षेत्र है। तो ये कोल्हान में इस बार सबकी मिलीजुली आपको इफेक्ट दिखेगा। वहां एक आदिवासी बेटे चंपई सोरेन का अपमान को कोल्हान की जनता भुला नहीं पाई। जबरदस्ती 5 महीने में खींचकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। साहब नेता विधायक दल थे, विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। चंपई सोरेन जी ने कहा कि साहब मुझे तो बताया भी नहीं कि एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जो विधायक दल की बैठक थी उसमें उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया और उनको अंतिम दिन नियुक्ति पत्र बांटना था, वो भी बांटने नहीं दिया गया। तो कोल्हान में इट विल ओनली गेट बेटर बॉस। इससे बुरा चलिए देखिए, शून्य पर थे आप लोग और आप लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार परिस्थिति जो बेहतर होंगे और निश्चित तौर पर शून्य से बहुत बेहतर, शून्य से क्या बुरा हो सकता है? जी, शून्य से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं बहुत बेहतर होगा। उम्मीद आपको यह कि चंपाई फैक्टर काम किया है और जितने भी दिग्गज नेताओं की मेहनत, जी मैं उस बात पर आ रहा हूं, जितने भी दिग्गज नेता रहे उस क्षेत्र के, आपने कहा एक यूनिट की तरह उन लोगों ने काम किया और उनका असर साफ तौर पर 23 नवंबर को नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान से बड़ी उम्मीदें हैं। लगातार चर्चाएं हो रही एग्जिट पोल को लेकर, 23 नवंबर को आने वाले चुनावी परिणाम को लेकर अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग सीटों पर दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहना है उनका कि जिन सीटों पर पिछली बार हमें हार का सामना करना पड़ा था, वो सीटें वापस से हमारे खाते में आ रही हैं और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली है। उम्मीद वहां भी है कि इस बार कमल वहां भी खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो पिछली चुनाव में एक सीट पर सिमट गई थी, 4+ का दावा कर रही है। चलिए राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। पिछले 5 साल तक लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी और आजसू ने यह आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर कि अपने अधिकारियों को टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के दिन, दूसरे चरण के मतदान के दिन जो मधुपुर में देखने को मिला, क्या आप लोगों ने इस बात पर बुनियाद एकदम नहीं दे दिया भारतीय जनता पार्टी या आजसू को? देखिए, ये अगर ये सवाल ये लोग पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है, जिन्होंने कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि किस प्रकार से ये लोग जो है उनका प्रयोग करते हैं। आप यूपी में भी ये चीज हो रहा था, ये यूपी में झारखंड चुनाव पर बात हो रही है, झारखंड पर आज करते हैं, आज महाराष्ट्र यूपी पर बात। महाराष्ट्र यूपी पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार जो लोग ये उस पर वो करे, कार्रवाई करवाने की बात करे, यहाँ पैनल में बैठ करके इस बात को कह रहे हैं। आपने देखा कि पूरे साल तक, पूरे 5 सालों तक इन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारी सरकार चली गई है और हम विपक्ष में आ गए हैं। ये पूरे सरकार को गिराने के लिए किस प्रकार से साजिश कर रहे थे। इनके लोग जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, जो लोग इनके पाले में बदलकर इनके पाले में चले जा रहे थे, उन पर कार्रवाई स्लो हो जा रही थी, लेकिन विपक्ष पर कार्रवाई लगातार की जा रही थी। तो कौन इसका कार्रवाई हो रही थी तो परिणाम भी तो सामने निकल कर आ रहे थे, इससे भी तो नहीं मुख्यमंत्री जी पर क्या परिणाम आ गया? मुख्यमंत्री जी को दोषी ठहरा दिया गया? नहीं, दोषी नहीं ठहराया गया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा दिया गया? मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लिया। नहीं, हम तो कह रहे हैं उन लोगों के बारे में, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही थी। अधिकारियों पर जब भी कार्रवाई हुई है तो कुछ ना कुछ निकल कर सामने आया। हूँ कि क्या कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं वो भी पूछ रहा हूं, जिनको ये लोग 70 करोड़ का घोटालेबाज कहते हैं, जिनको ये लोग कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी, हाँ, ऐसे कई नाम है, मैं बार बार नाम जुड़ा चुका हूं और बाकी लोग भी जुड़ा चुका, आपको याद हो गया होगा सबको। तो ये इस चीज उसका कौन प्रयोग बहुत ज्यादा किया है वो तो सब जानता है, पूरा देश जान चुका है। इसको बताने का और इस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं रह गया है। दूसरी बात जो सवाल आप कर सकते हैं जी, दूसरी बात टूल किट के बारे में बोल रहे थे, उस पर आपने जवाब नहीं उसका जवाब दे दिया हमने। टूल किट आपने क्या जवाब दिया कि दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ? इस राज्य में 5 सालों में टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया, इस आरोप का आपने जवाब नहीं दिया। किसी ने टूल किट की तरह प्रयोग। तो फिर एक मतदान पदाधिकारी, एक पार्टी विषय, उसको क्यों वोट दिलवा रहा था? ये इस पर और चुनाव आयोग ने कार्रवाई की इस बात को, तो ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से सामने आ गया सबके। तो ये जरूरी है कि हमने कहा था कि आप ऐसा करिए? कमाल की तो मतलब अधिकारी को मन में सपना आया, आप ये कह रहे हैं कि मुझे इस पार्टी विशेष के लिए काम करना चाहिए। ये चीज को आप चुनाव आयोग को इन्होंने शिकायत किया, चुनाव आयोग कार्रवाई किए हैं। मतलब आप नहीं मान रहे कि टूल किट की तरह इस्तेमाल किया? चलिए कोई बात नहीं, जो टूल किट के तरह प्रयोग कर रहे हैं वो जनता जानती है कौन टूल किट की तरह प्रयोग करता है। अच्छा, ये बात सही नहीं है कि, मैं आ रहा हूं आपके पास प्रतुल जी,
कई बार आरोप लगे और जनता के बीच जब जब हम गए हैं तो उन्होंने कहा है कि अधिकारी हम भी जब भी अबुआ आवास के लिए अपने किस्त के पैसे को लेकर मांगने जाते हैं, कहते हैं इतना हिस्सा देना पड़ेगा, और जब अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें, हमें भी ऊपर तक देना होता है। और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड में ये वीडियो दिखा सकता हूं, मैं खुद ग्राउंड पर गया था और जनता ने, मांडर की जनता ने ये बातें कही हैं। तो इस पर हम कुछ नहीं कह रहे, जनता ये बातें कह रही है। इस पर आप तब भी कह रहे हैं कि टूल किट की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। जनता जो कह रही है, जनता को इस पर शिकायत करवानी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं उनको कोई किसी तरह से वो ये बर्दाश्तनीय नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, आएंगे इस पर, और भी मुद्दे हैं, और भी अधिकारी हैं जिनके नाम अभी हम नहीं लेना चाहते हैं और उन पर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। और सबसे बड़ी बात है, पुल गिरता है और जांच कमेटी का हेड वही इंजीनियर होता है जो उस पुल को बनाने में जिनका हाथ होता है, फिर गिरफ्तारी भी होती है। मैं आप समझ रहे होंगे मैं किसका नाम लेने की कोशिश कर रहा हूं। हम अब फिलहाल हादसों का रुख कर लेते हैं। संजय रंजन जी देखिए, लगातार दावे कर रहे हैं, टूल किट की बात हुई थी कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, साधुवाद के पात्र है चुनाव आयोग के लोग, सीआरपीएफ के जवान, झारखंड पुलिस बल के जवान और जितने भी मतदान कर्मी काम किए, जिला प्रशासन साधुवाद के पात्र। लोकसभा चुनाव उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, बधाई के पात्र तब भी थे। और फिलहाल जो बात कर ले, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, मतगणना अभी बाकी है, आखिरी दौर बचा हुआ है। लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अधिकारियों पर जिस तरह से आरोप लगे, आप लोगों ने भी लगाया और तस्वीरें भी सामने आई, गांडे और मधुपुर से ये प्रत्यक्ष तस्वीरें सामने आई, लेकिन आपके जो विरोधी दल है वो मानने को तैयार नहीं है कि कभी भी टूल किट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तंत्र बहुत ही अस्थायी कह लें, एक सेटल्ड सिस्टम है जी। तंत्र स्थिर रहता है और तंत्र से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। तंत्र अगर सरकारी दबाव में झुक जाए तो इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेटिक आप कहें व्यवस्था ही है वो ध्वस्त हो गई। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के भीतर बहुत सारे जो हमारे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 IAS जेल में हैं, 1-2 पे ED का रडार है, कई इंजीनियर्स चीफ इंजीनियर जी, चीफ इंजीनियर हैं, वो जेल में है और कई पदाधिकारी जेल में हैं। तो ये तंत्र के मरने की खबर है, क्योंकि जिनके जिम्मे राज्य की सभी शक्तियों के संचालन की जिम्मेदारी है, वो अगर नष्ट हो जाएंगे, अगर उनका ध्वंस हो जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं, कुछ शेष नहीं रहेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो कबीना होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो जत्था होता है, जिसको कबीना कहते हैं साधारण बोलचाल में, जब कबीना के भीतर भ्रष्टाचार का जर्म घुस जाए तो फिर जनता कहाँ जाएगी। अगर किसी मंत्री के, किसी सेवक के यहाँ 35 करोड़ रुपया मिल जाए या किसी MP के यहाँ अनक्लासिफाइड 350 करोड़ की धनराशि मिल जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है, कुछ शेष नहीं रहता। इसके बावजूद अगर आप कहें कि नहीं, जो व्यवस्था थी, जो सरकार थी, वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल थी, तो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं। तो अस्वीकृति का गहन भाव है जनता के भीतर। और ये जो रोष आप देख रहे होंगे, जो सड़कों पे तमाम जगहों पे जो युवा निकले, बाहर निकले, उन्होंने सरकार का विरोध किया, उस प्रतिरोध की आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी 23 तारीख की सुबह। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार जब अपने नीयत से गिरती है तो सिर्फ कष्ट कुछ खास लोगों को नहीं होता, विपक्ष को भी होता है। क्योंकि जिस शुचिता और जिस पारदर्शिता की बात आज के दिन में हम कर रहे हैं, तो उस पे अगर कोई जख्म पैदा करता है तो निराशा सबको होती है। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी की सरकार का नहीं है। ये सवाल जो है इस झारखंड राज्य का है, इसके विकास का है, इसकी अस्मिता, इसकी पहचान का है। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अगर अलग राज्य की स्थापना हुई इस राज्य में, तो इस राज्य में आप देखेंगे 2-2 मुख्यमंत्री का जेल जाना जी बड़ा ही दुखद है। ये कोई हर्ष और उल्लास का विषय नहीं है, ये बहुत दुख का विषय है।
कोई बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री जेल चला जाए, कोई ऐसा नहीं है कि प्रशंसनीय विषय है और इसको लेके हम विपक्ष में होने के नाते बड़े प्रसन्न और खुश हों। नहीं, ये शर्म का विषय है, ये दुख का विषय है। अगर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, आपके ऊपर जघन्य आरोप लगते हैं, तो चिंता होनी स्वाभाविक है। हमारी जो चिंता है व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी स्तर की चिंता नहीं है, ये इस राज्य की चिंता है, इस मिट्टी, इस प्रदेश की चिंता है। और मुझे लगता है कि इसको फोकस में रखकर ही इस बार की जनता ने वोटिंग की है। और मुझे लगता है कि बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारी वापसी होगी, और सिर्फ वापसी इसलिए होगी क्योंकि हमारा जो वायदा है, हम निडर होंगे, निर्भीक होंगे, साथ ही साथ स्वच्छ होंगे, हमारा जो विधान होगा परिमार्जित होगा, और हम जनता के दरवाजे पे दस्तक देंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो ब्लॉक है, थाना है, वहां पर जो एड़ियां घिस जाती हैं लोगों की, वो न घिसे। हम उनके दुख, उनके आंसुओं का हिसाब लेने के लिए अगले 5 वर्षों तक चलिए बिल्कुल। चलिए, आप कह रहे हैं कि जितने भी काम हुए हैं, और देखिए प्रत्यक्ष रूप से कई बार ये सामने आया है, अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई है। देखिए, हम जनप्रतिनिधियों के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, अधिकारियों पर बातचीत हो रही है। अधिकारियों के आवास पर छापेमारी हुई और कई जगहों से ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो शायद अधिकारियों के आवास से नहीं बरामद होने चाहिए थे। नगद भारी पैमाने पर कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी रहे जिनके घर से 1-6 लाख रुपए का बरामद हुआ है। मतलब निश्चित तौर पर अब किस तरह की कमाई हुई, कौन सी तनख्वाह थी, ये तो आप सब समझ रहे हैं। हम सीपीआई का रुख करते हैं। आप सीपीआई लगातार मुद्दों की बात करती है अजय जी। देखिए, बात सिर्फ मुद्दों को लेकर इस बार नहीं हो रही है, मुद्दे तो रहेंगे ही। मूलभूत सुविधाओं का अभाव झारखंड में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बार जो हुआ, खास करके उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जितने युवकों की जान गई, इस बार का चुनावी परिणाम जो भी आएगा, चलिए आप कहते हैं जो भी आएगा स्वीकार है, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे हावी रहे और जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर, सीपीआई मुद्दों की बात करती है इसीलिए पूछ रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जनता ने वोट डाला है, चाहे चुनावी परिणाम जो भी है? आयुष जी, बहुत ही गंभीर सवाल है ये। मैं अभी भ्रष्टाचार पर हमारे साथी जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोला ना कि आपने भी कई नाम लिया जी। इंजीनियर है जेब 6-6 लाख की टी-शर्ट। मैं 2-3 चीजों पर गौर फरमाना चाहता हूँ। एक बहाली हुई थी 2004 से 5 में धनबाद में 316 लोगों की जी। उस समय डीएससी थे बाके बिहारी से, और वो पूरी फर्जी तरीके से बहाली की गई थी। और उस समय के वहां के डीसी ने उन पर केस करने के लिए कि इनको सस्पेंड किया जाए, सरकार को लिखा था। और वो लगातार, हमको लगता है कि उसको कई बार अखबारों में भी आया माध्यम से, जिस लोगों ने उनको उठाने का कहा, जिस लोगों ने मुद्दे को उठाया था जी। वो व्यक्ति कहाँ चले गए, उनको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनको मुख्यालय लाया गया। और किनके विश्वास पात्र ऐसे पदाधिकारी लोग थे कि वो लगातार, सस्पेंशन तो छोड़ दीजिए, उन पर एक विभागीय कार्रवाई तक नहीं, रिटायर हो गए पिछले साल। और अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिटायरमेंट होने के बाद एजुकेशन पॉलिसी में शायद कोई पोस्ट उनको दिया गया था। तो कई ऐसे मुद्दे हैं। आपने कहा इंजीनियर वीरेंद्र राम जी के बारे में बोला, उनका बेल भी शायद परसों सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो क्या झारखंड में ऐसे पदाधिकारी को हम कितना प्रोत्साहन करेंगे? अभी मैं एक बार TBNL का अभी जो आपके नए MD हैं, वो सेकंड वीरेंद्र राम साबित होंगे, क्योंकि वही इंजीनियर इन चीफ है, वही MD है, वही डायरेक्टर भी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह की परिकल्पना हम झारखंड में करते हैं। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे पास क्या पदाधिकारियों की कमी है कि एक ही व्यक्ति 4-4 पोस्टों पर, आप उसको निचले स्तर से एस्टीमेट बनाने से लेकर जांच तक, ऑर्डर करने तक, सब चीज की जिम्मेदारी उसी के पास है। तो कई बार सोचना पड़ता है कि ऐसे पदाधिकारियों को, किसी की भी सरकार हो, मैं बार बार किसी की सरकार, वो ऐसे पदाधिकारी पता नहीं अचानक से कैसे गुडविल में आ जाते हैं। जो भी सरकारें बनी आज तक, कैसे वो सरकार के साथ चिपक जाते हैं, कैसे अपने लाभ लेने का काम करते हैं। अभी आपने कहा उत्पाद सिपाही का मामला आया। अब 10 किलोमीटर की दौड़ बहुत लंबी, उत्पाद सिपाही का जो है 10 किलोमीटर दौड़, और वो भी अगस्त, जुलाई, सितंबर जैसे अगस्त में प्रक्रिया होनी चाहिए। पहले जो
चुनावी प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया होती थी, हमने देखा है कि 1.5 से 2 किलोमीटर की दौड़ होती थी, 5 से 6 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन इसमें भी अमेंडमेंट कब किया गया? आप देखेंगे 2017 में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद बहाली होती है आपका 2023 में आके 2024 में बहाली शुरू होती है। उसमें भी अमेंडमेंट किया गया। मैं इस पे आपको बता दूं, जो 2017 में अमेंडमेंट किया गया था, हाँ, उसके बाद भी अमेंडमेंट हुआ। वही कह रहा हूं कि अमेंडमेंट आपने किया तो किस आधार पे आप लोग को क्राइटेरिया निकालेगा ना, उत्पाद सिपाही की बहाली करने के 10 किलोमीटर दौड़, और उसके लिए क्राइटेरिया आपको एक समय होता है कि आप जो प्रैक्टिस में करते हैं उसकी बाद समुचित व्यवस्था आप नहीं कर पाए। 20 नौजवानों की मृत्यु हुई, कई चीजें हुई, लेकिन हमें कहना कि लिबरल होके जो झारखंड की सरकार हो, जो भी किसी की सरकार है, वो पहले सोचे तो कि क्या 10 किलोमीटर दौड़ इतनी आसान है? क्या मैराथन दौड़ कि चाहे हम गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं, ये हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए उसी क्राइटेरिया के अनुसार आर्मी की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं है भाई, लेकिन उत्पाद सिपाही में 10 किलोमीटर चाहिए। तो इस सब प्रक्रिया का किस प्रतुल जी आपके पास कहीं न कहीं हमको लगता है ब्यूरोक्रेसी है, जिस हिसाब से उन्होंने कानून बनाने का काम किया, कैसा बना दिया जाए कि हमेशा कुछ न कुछ लोग विवादों में रहे। मैं इसको कहता हूँ लिबरल होनी चाहिए बहाली की प्रक्रिया। आपके पास बहुत प्रक्रिया, बहाली होने के बाद भी अगर वो फिट नहीं होता तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन जान जाने के बाद उसकी क्या उपाय है? तो मैं 2 बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ प्रतुल जी को। मैं कहना चाहूँ कि किसी की सरकार बने, अगर भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने का किसी भी सरकार में वैसे पदाधिकारी को कोई भी करता है तो वो पूरे झारखंड की जनता के साथ बेईमानी करता है। और कई चीजें ऐसी है कि आप जो कर्मचारी होता है, जो विवादित लोग होते, सरकार से कैसे चिपक जाता है, कैसे गुडविल में आता है, ये कॉकटेल सरकार के आसपास कैसे गिरता है। देखिए भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने की किसकी जिम्मेवारी? सबसे ज्यादा नाराज जनता होती है। क्यों होती है? देखिए कहीं इसका रखा हुआ पैसा तो नहीं है कि उठाकर सबको दे दिया गया, ये टैक्स पेयर्स के पैसे एकदम है, टैक्स पेयर्स के पैसे। और जनता को अब ये महसूस हो चुका है, मतदाता इतने जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि हमारे पैसे से देखिए भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कोई कैसे 350 करोड़ कैसे 35 करोड़ जमा करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान में आपने देखा होगा कि ड्रग सदर अस्पताल से ड्रग सैंपल्स की चोरी हो जाती है। जो ड्रग सैंपल जो यहाँ से जो ड्रग माफिया हम लोगों ने जो नकली दवाएं सप्लाई की थी कोरोना काल में, वो सैंपल जब जब्त होके आता तो सदर अस्पताल से वो गायब हो जाता है और उसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। आ रहे हैं आपके पास यार प्रतुल। और जब विधानसभा में सवाल उठता है तो आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए हम लोग गंभीरता से आपके चैनल पर भी हम लोगों ने कहा था कि कई सवाल उठाया था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, और विधानसभा में पटल पर भी बातें रखी गई थी, जवाब नहीं आया। तक उसका जवाब नहीं दे पाया। इस मसले को लेकर बन्ना गुप्ता भी काफी विवादों में रहे और इस पर भी बातचीत होगी। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले माफ कीजिएगा, जो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा थी ना, जो हम 2017 की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा ये 2018 का बनाया गया रूल है। मैं ये रूल बुक दिखा रहा हूँ, इसका पहला पेज और इसके सेकंड पेज में ये जो कहते हैं कि हमने सिर्फ रघुवर दास जी के समय का जो सरकार थी उसका कॉपी किया, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें लिखा है परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम का लिखित परीक्षा, यानी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। मैंने अंडरलाइन भी किया, मैं उसी बात का उसके बाद जो है वो शारीरिक जांच परीक्षा होगी, चिकित्सा जांच परीक्षा होगी, यानी लिखित परीक्षा। इन्होंने क्या किया, 4.5 लाख अभ्यर्थियों को दौड़ा दिया। साहब आप सोचिए, इस उमस भरी गर्मी में 4.5 लाख अभ्यर्थियों को दौड़ा देंगे। बद इंतजामी थी, ना एम्बुलेंसेस थे, ना डॉक्टर्स थे स्पॉट पे, लोगों की मौतें होती गई, प्रारंभिक जांचें भी नहीं की गई। एक होता है ना कि आपका हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर, ये जांच करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता, ब्लड सैंपल तुरंत आ जाता, ब्लड प्रेशर तुरंत नापा जाता है, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया साहब। और अगर लिखित परीक्षा पहले लेते ना, तो सामान्य तौर पर होता है कि जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होना है उनसे 8 गुना लोगों का ये लोग जो मेडिकल के लिए या दौड़ के लिए सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो पद थे वो तो बहुत कम थे, तो उसका 8 गुना अगर सिलेक्शन होता तो बहुत मुश्किल, देखिए मुझे लगता है कुछ ही हजार लोग दौड़ते। प्रतुल जी देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, हमने एक डॉक्टर्स का पैनल बिठाया था। जब उत्पाद सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों की मौत हुई थी तो हमने डॉक्टर्स का पैनल बिठाया था।
उनका कहना था कि यह मौत लापरवाही की वजह से हुई है। लापरवाही कैसे उन्होंने समझाया, अभ्यर्थी 4 बजे सुबह लाइन में खड़े रहते हैं, मतलब निश्चित तौर पर 1:30 या 2 बजे उन्हें जागना पड़ता होगा। 4 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं, 11 बजे जाकर दौड़ होती है या 12 बजे दौड़ होती है। और एक दिन पहले वो आते हैं क्योंकि सेंटर्स दूसरे जगह, जी सेंटर्स दूसरे जगह होते हैं, वो एक दिन पहले आते हैं। वो थकान होती है, नींद पूरी नहीं होती है, ब्लड प्रेशर अमूमन क्या होता है, इंसान जब जागा रहता है तो ब्लड प्रेशर अमूमन हाई रहता है, और उस दौरान 10 किलोमीटर किसी को दौड़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पर खराबी आ सकती है। शरीर ही है और शरीर रिस्पॉन्ड ऐसे नहीं करता है। फिर अभिषेक देखिए 20 जो मौत, माफ कीजिएगा आयुष, जो 20 मौतें हुई ना, ये बहुत ही शर्मनाक थी। और इनका जस्टिफिकेशन क्या था साहब, कि ड्रग लिया था सबों ने। आज तक किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इन्होंने सार्वजनिक करके या बताने की हिम्मत नहीं जुटाई कि उन्होंने ड्रग लिया था। ये कह रहे थे साहब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है कि रात है। आपको पता है आयुष, जिस समय डिहाइड्रेशन होता है ना तो सोडियम और पोटेशियम लेवल गिर जाता है। एक बार शरीर में जब सोडियम का लेवल गिरता है ना तो वो जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो अफेक्ट करता है, और व्यक्ति के सेंसेस में वो डे है नाइट है, कौन उसका कौन रिश्तेदार है, वो काम करना टेम्पोरली बंद कर देता है। फिर जैसे जैसे सोडियम रिकवर करता है नमक देने के बाद, उसके बाद वो वापस आता है। तो ये जो डिहाइड्रेशन के कारण लोग बदहवास हो जा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, समय का ज्ञान नहीं हो रहा था, साहब बेशर्मों ने कह दिया कि ये ड्रग लिए हुए लोग थे। और ड्रग लिए हुए लोग थे तो आपने आज तक एक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? और 4 मौतें फिर हुई। सरकार ने कहा कि साहब हम तो पूरा सिस्टम चेक करके दूसरा राउंड करवा रहे हैं। उस राउंड में भी 4 मौतें हुई। तो क्या सिस्टम को चेक किया था? 20 जो वो लाइन था ना कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम, यही किया इस सरकार ने। नौकरी की तलाश में युवा निकले थे, 20 घरों के चूल्हों को इन्होंने बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 1-1 लाख रुपया 20 पीड़ित परिवार के घर जाकर दिया। तब सरकार को शर्म हुआ और सिर्फ 7 अभ्यर्थियों को ऑन रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक राहत पहुंचाई। और आयुष, जो एक करप्शन की बात हो रही थी ना, मैं अभी अजय जी को सुन रहा था। अजय जी ने बताया कि 2004-05 में सरकार ने अनुमति नहीं दी। हेमंत सरकार ने क्या किया साहब, सीबीआई ने दर्जनों केसेस में, ईडी ने दर्जनों केसेस में लिखा है कि फलाना चीफ इंजीनियर, फलाना आईएएस, फलाना आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अनुमति दीजिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अनुमति सरकारी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। ऐसे करीब 150 आवेदन है जो बीडीओ सीओ लेवल से आईएएस आईपीएस तक, सब पर राज्य सरकार कुंडली मारकर बैठी है, ना रिटर्न कर रही है ना कुछ कर रही है, जिसके कारण अब ईडी या सीबीआई जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है या चार्जशीट नहीं कर पा रही है। तो इसी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। और देखिए, जब अधिकारियों पर आरोप लगे, आएंगे अजय जी आपके पास, जब अधिकारियों पर आरोप लगे, कह सकते हैं सत्ता पक्ष की ओर से हमने भी कई बार सवाल पूछा कि क्या ये आपको नजर नहीं आया, क्या जनता की शिकायतें जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंची थी? अगर पहुंची थी तो इसे सदन के पटल पर क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, सत्ता की बात नहीं है। राजमहल से विधायक थे अनंत ओझा जी, 2014 से 19 के दौरान उनकी सरकार थी, तब भी उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सवाल उठाया था। मुद्दे बड़े होते हैं, जनता की सुरक्षा, जनता के मुद्दे सर्वोपरि होते हैं। जनप्रतिनिधियों तक जब बात पहुंची, जनता से हम भी बात करते हैं, उस बात को क्यों नहीं उठाया गया? अगर उठाया गया, अगर वो शख्स मंत्री थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कई गंभीर आरोप लगे। हम रुक करते हैं सत्तारूढ़ दल से, हमारे साथ आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी लाइव जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी का रुक करते हैं। क्षितिज जी, देखिए, अधिकारियों पर बात इसलिए होती है कि अधिकारियों का काम होता है जनता का सेवा करना, जनता के हित में काम करना, और इस बीच खबरें ये आती हैं कि इस अधिकारी ने इतने की हकमारी की है, इतना पैसा इनके घर से मिला। एक सीओ साहब हैं जो जमीन हड़पने में अपराधियों की मदद करते हैं। कई बार ऐसे आरोप है जो ताला तोड़ते हैं, एक सीओ साहब है जो ताला तोड़ते हैं, बाकायदा हमने वो वीडियो भी दिखाया था अपने दर्शकों को। फिर भी सरकार की ओर से कोई सख्त कार्रवाई ना किसी इंजीनियर पर, ना किसी आईएएस ऑफिसर पर, ना किसी आईपीएस ऑफिसर पर। क्यों इतने उदासीन रवैया सरकार का क्यों रहा था? क्षितिज जी, देखिए, सरकार किसी को बचाने का या उसका कोशिश नहीं करती। सरकार आप अब ये जो अधिकारी हैं, कौन ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, मुझे लगता है किसी को ये भ्रष्टाचार के इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। आप उसके पब्लिक के आप सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के बीच रहते हैं, आपको पब्लिक का उस पब्लिक का सेवा करने के लिए आपको रखा गया। तो ये भ्रष्टाचार सही नहीं है और इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और बात हो रहा था अगर ईडी सीबीआई का, मैं बता रहा हूँ ईडी सीबीआई का, तो ये लिस्ट
हम बार बार ये लिस्ट जारी करते हैं। ईडी सीबीआई का जो इनका जो ये रवैया रहा था पूरी समय तक, आप देखिए ये ईडी सीबीआई में लिस्ट है। आप बताइए हेमंता बिश्वा शर्मा जी पर कितनी बार कार्रवाई हुई, उनको कितनी बार बुलाया गया है। आप बताइए नारायण राणे जी को कितनी बार बुलाया गया। आप बताइए शुभेंदु अधिकारी जी को, अजित पवार जी को और शिवराज सिंह चौहान बाकी लोगों को कितनी बार बुलाए गए। ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों, मैं फिर पूछ रहा हूँ, सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों किया जा रहा है? और आप कहते हैं कि वो टूल किट बना करके हम भेज रहे हैं। तो अधिकारियों को टूल किट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जब ईडी सीबीआई छापेमारी की है, गिरफ्तारी ही हुई है उनकी, इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है। फिर कह रहा हूं पैसे मिले, सिर्फ इनके पास भेजिए ना, एकड़ एकड़ जमीन के कागजात मिले। एक अधिकारी के पास इतने एकड़ जमीन कहां से आए? सर शुभेंदु अधिकारी के पास, शुभेंदु अधिकारी जी के पास क्यों नहीं भेज रहे? मैं तो कह रहा हूं ना, आप भेजिए सेलेक्टिव कार्रवाई की बात कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सर झारखंड की बात कर रहे हैं ना, मैं यहीं पे झारखंड अब तो वो झारखंड में 6 महीना बिता करके गए हमारे हेमंता बिश्वा शर्मा जी, माननीय हेमंता बिश्वा शर्मा जी। उन पर कितनी बार कार्रवाइयां हुई? आप बताइए कि आप बताइए। नहीं, ये मैं उन पर ये कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं वो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कार्रवाई कितनी बार हुई। शुभेंदु अधिकारी जी पर कितनी बार कार्रवाई हुई? मैंने तो 1 दर्जन नाम पूछा है ना, बताइए कितनी बार उनको बुलाया गया और क्या कार्रवाई हो रही है। इन्होंने पानी पी पी करके जीरो टॉलरेंस जो कह रहे हैं, यही पानी पी पी करके सदन में कहते थे कि मधु कोड़ा जी भ्रष्टाचारी हैं, और बगल में बैठा करके भी भ्रष्टाचारी पर जीरो टॉलरेंस का बात कर रहे हैं। ये तो संभव नहीं है ना। आप भी तो कहते थे कि 5 पूर्व मंत्री पर आप लोगों ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। साथ जो है वही आरोप लगाया, पूरा किताब लिखे हुए हैं। आप लोगों ने भी लगाया था। आज जो इनके साथ, आज जो इनके साथ कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर ना अपने दल के नेताओं पर, ना विरोधी दल के नेताओं पर, किसी पर आप लोग ने कार्रवाई नहीं की है। आज जो इनके साथ है वही आरोप लगा रहे थे, पूरा बुक लिखे हुए हैं। चलिए प्रतुल जी कुछ कह रहे थे, ये कह रहे थे कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ इन लोगों पर होती है, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जवाब दें। 25 लोग हैं जिन्होंने सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सिर्फ 3 लोगों पे क्लोजर रिपोर्ट हुआ है, वो भी कोर्ट की अनुमति के साथ हुआ है। कोर्ट की अनुमति के बिना कोई केस का क्लोजर नहीं हो सकता। हेमंता बिश्वा शर्मा जी की बात करें तो जनवरी 2024 में अभी सीबीआई ने उनको कलकत्ता ऑफिस तलब किया था, वो गए थे। जहां हमारी सरकारें हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता साहब, साक्ष्य मिलेगा जरूर कार्रवाई होगी। व्यापम घोटाले की बात कर रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं वो जजमेंट भी कोट कर दूं कि दिस मैन हिमसेल्फ had offered a anti-corruption bureau inquiry in Madhya Pradesh, so the onus of responsibility for this scam doesn't lie with him। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस व्यक्ति ने खुद जो राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है उससे कार्रवाई की बात कही थी, तो इन पर कोई आंच नहीं आता। ये व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस खन्ना का। मैं आपको अभी बोलेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। और जहां तक बात है, अगर इनको इतना ही लगता है तो साहब क्यों नहीं चले जाते हैं कोई कोर्ट में और बोले कि साहब एक तरफा कार्रवाई हो रही है, PIL दाखिल कर दे। और उसके बाद जो ये बातें कर रहे हैं तो साहब जो इनको थोड़ा सा तो ईडी सीबीआई से प्रॉब्लम होगा। लेकिन लालू प्रसाद जी पर जो सजा हुई 5 केसेस में, तो वो किसका कार्यकाल था? एक का तो एपिसेंटर रांची था। कांग्रेस और अमित खरे जो अधिकारी थे जिन्होंने चाईबासा से सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि कोषागार से अवैध निकासी का, उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें लालू प्रसाद जेल गए थे। और जो शशिनाथ झा मर्डर केस था और जो शिबू सोरेन जी की सदस्यता गई थी जिसमें उनको जेल जाना पड़ा था कोयला स्कैम में, उसमें भी कांग्रेस की सरकारें थी। तो बड़ा ये कन्वीनियंस की राजनीति है, जो जिसको जेल भेजता है वो बाद में सत्ता के डर से या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के डर से सब एक साथ मिल जाते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं तो ये लिस्ट सुना दूंगा कि देखिए लिस्ट को लेकर बातचीत हुई, आज चुनावी मुद्दे पर बात हो रही, क्या मुद्दे रहे और जनता ने किन मुद्दों पर भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के जरिए देखिए स्पष्ट आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। ये वो आंकड़े हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि इनके हित में फैसला जाते नजर आ रहा है जनता का। जी प्रतुल जी बात पूरी करें। 10 सेकंड और। मैं ये कहते हैं कि हमारे नेताओं पर कार्रवाई नहीं है। दुष्यंत सिंह ईडी के प्रोब इनका इनके ऊपर चल रहा था। जनार्दन रेड्डी बीजेपी के बड़े नेता थे, इनके ऊपर भी आयरन और माइनिंग का केस चल रहा है। और जो उसके PVS शर्मा है, ये भारतीय जनता पार्टी सूरत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके यहाँ भी 2020 में रेड हुआ, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद मोहित कंबोज मुंबई के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके यहाँ भी 2022 में रेड हुआ और इनके ऊपर भी जांच चल रही है। उसके बाद सुरेंद्र, ये हमारी सरकारों के समय का सुरेंद्र पटवा 2021 में CBI ने सर्चेस किया था, जो MLA है भोजपुर, जो भोजपुर भोपाल के पास में मध्य प्रदेश का, ये भी हमारी पार्टी के नेता है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी ये तो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं और इनके ऊपर भी रेड हुआ, इनकी अरेस्टिंग भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव होता है। हाँ, इनको चिढ़ कब लगती है कि हम लोगों ने तो कभी इस बात को मुद्दा नहीं बनाया कि नरेंद्र मोदी जी को
सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था साहब। वो पूछताछ रात के 12 बजे तक चली थी। नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी ने क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लीन चिट को माना। उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। मैं रैप अप कर रहा हूं आयुष, हम लोगों ने तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जब कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड केस में बेल लेना था, तो कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, सभी सांसद विधायक उनके साथ कूच कर रहे थे। जुडिशरी पर प्रेशर डालने से इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? चलिए, बिल्कुल देखिए, जुडिशरी पर प्रेशर, अधिकारियों को टूल किट की तरह इस्तेमाल करना, अधिकारी कितने भ्रष्ट थे नहीं थे, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अब खत्म हो गया। लेकिन चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि पैसा जनता के थे, और उन पैसों को जब देखा जाता है कि अधिकारियों के घर से बरामद होते हैं, तो सवाल जनता उठाएगी और जवाब देने का समय 5 साल में एक बार ही आता है। वो समय पार हो चुका है, जनता ने जवाब दे दिया है। इंतजार 23 नवंबर का है और भी मसलों पर चर्चा करेंगे। तो लगातार चर्चाएं हो रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर। फिर से एक बार बता दें, 7 एग्जिट पोल यानी 7 एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो 5 ने यह दर्शाया है और ये आशंका जताई है कि एनडीए की सरकार बन रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो 2 और एजेंसियों ने यह कहा है कि हो सकता है कि इंडी गठबंधन की सरकार बने, और बहुत बड़े अंतर को भी दर्शाया। इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस चुनाव के दौरान कौन कौन से मुद्दे गहराए रहे, और इस पर अब भी बात इसलिए हो रही है चूंकि भ्रष्टाचार हो या फिर उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान युवकों के, अभ्यर्थियों की मौत का मामला हो, या फिर जो मुद्दे थे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर वो हो। चर्चा का विषय ये 3 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिस पर इस बार जनता ने वोट डाला है। हम आजसू पार्टी का रुख करते हैं। आजसू से हमारे साथ संजय रंजन जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप सिस्टम में रहे, आप सिस्टम को बकायदा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कैसे एक अधिकारी भ्रष्टाचार कर लेता है और बच जाता है? क्या उस विभाग के मंत्री को या सीनियर अधिकारी को पता नहीं चल पाता होगा? क्या ऐसी कोई गुंजाइश होती है? बताएं दर्शकों को। जब आप अपने कंफर्ट के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं तो सिस्टम आपका इस्तेमाल करता है, एक्सप्लॉइट करता है आपको। जब आप रिफ्यूज करते हैं, जब आपके भीतर वो सेंस ऑफ रिजेक्शन होता है, तो न सिस्टम आपका इस्तेमाल कर पाता है और न ही आपको झुकने की जरूरत होती है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत होती है। लेकिन जब ये जो गंगोत्री से शुरू होता है, ये जो कॉम्प्रोमाइज है ऊपर से शुरू होता है, जो नीचे तक परकोलेट करता है। आप देखेंगे कि अगर कोई मजबूत शासन तंत्र है, जैसे बिहार को आप ले लें जी, बिहार आपके बिल्कुल हमसाया आपका स्टेट है, वहां देख लें तो वहां पे जो वर्किंग कल्चर है और आपके यहाँ जो वर्किंग कल्चर है, दोनों में जो मूल अंतर है वो इसी बात का है कि वहां सरकार के इकबाल को जो तंत्र है वो समझता है और उसी के अनुकूल आचरण करता है। यहाँ जब सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तब ये तंत्र जो है उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और हैंड इन ग्लव्स हो जाते हैं। दिक्कत इस बात की है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जीएम भी वही होगा, कमिश्नर भी वही होगा, सेक्रेटरी भी वही होगा, वही एस्टिमेट बनाएगा, वही उसको पास करेगा और वही फाइनली उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेंगे तो जांच कमेटी का हेड भी वही होगा, वही होगा। तो ये अद्भुत प्रदेश है। इस मामले में अफसरों का टोटा नहीं है। अफसर अब कौन विश्वास पात्र, मैं विद इन दी कोट अनकोट कह रहा हूं कि जो विश्वास पात्र पदाधिकारियों की एक फहरिस्त इन लोगों ने बना ली है। और सिर्फ पदाधिकारियों की ही बात नहीं है, एक बड़ा ही हिडन काडर यहाँ पे है और वो काडर है, आप मंत्रियों की सूची निकाल लें पिछले 20 वर्षों की, आप देखेंगे कि और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं उनकी सूची निकाल लें, आपको लगेगा कि अरे ये तो एक काडर है। ये जो प्राइवेट सेक्रेटरीज है इनका भी एक काडर है। और मजेदार बात यह है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही कोई एमएलए जीतता है और मंत्री पद हासिल करता है, वो जो मंत्री है वो भी ढूंढता है एक विश्वास पात्र, अगेन कोट अनकोट, और ये उससे चिपक जाते हैं और उसके बाद जो खेल चलता है वो आपके सामने है। आलमगीर आलम साहब ने खुद ये सब किया होगा उसकी संभावना बहुत कम है। उनके जो इंजीनियर्स का जो दस्ता है और उनके जो अति विश्वास पात्र उनके पीएस, सरकारी पीएस और उनके जो रहे होंगे अपने पर्सनल सेक्रेटरी रहे होंगे,
उनके मार्फत ये धंधा चल निकला और उनको धीरे धीरे आनंद आने लगा। उनको लगा हम तो सरकार हैं, हमको कौन छू लेगा। मगर जनतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि बड़ा सेलेक्टिव कार्रवाई होती है। सारे लोग नेट में नहीं फंसते, मगर जो फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। बिल्कुल, देखिए अब आप इस दाग से मुक्ति के लिए किसी भी सर्फ, सोडा या साबुन का इस्तेमाल कर लें, आप नहीं निकल सकते। और ये जो 2 IAS अभी शिक्षकों के पीछे हैं, ये भी आजीवन जहां भी जाएंगे उनका मास्टर स्टेटस यही रहेगा। वीरेंद्र राम जी का मास्टर स्टेटस यही रहेगा। इसलिए ठीक है, कई दफा आपके यहाँ रेड्स होते हैं मगर कुछ नहीं मिलता, मगर जो जनता है उसके भीतर जो संदेश जाता है वो यही जाता है कि सिस्टम करप्ट हो गया है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास अपना दुख रोएंगे, कौन थानेदार हमारी सुनेगा। जब थानेदार की पोस्टिंग में पैसा चलना शुरू हो जाए, जब जो कोयला क्षेत्र हैं वहाँ के SPs को आप खरीद लें, DCs को खरीद लें, बकायदा प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर हम बात करें तो अलग अलग थानों के लिए अलग अलग बोलियां लगती हैं। ऐसा भी मामला सामने आया है इस 5 साल के कार्यकाल में। जी बिल्कुल। तो इससे सरकार का जो इकबाल है वो नष्ट हो जाता है, और जब सरकार का इकबाल नष्ट हो जाता है तो जनता की आब और आबरू नहीं बचती, भूख के भी सौदे शुरू हो जाते हैं। तो दिक्कत वहां पे है। ये किसी एक पार्टी या एक सरकार के लिए बात नहीं कही जा रही है। हम सब जो चारों यहाँ बैठे हैं ना, और आप जो हमारी एंकरिंग कर रहे हैं, हम सब मिल करके ये बात कर रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तंत्र जो सिर्फ राजनीतिक तंत्र के शुद्धिकरण का पर्व मत बनाइए, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसके शुद्धिकरण का उत्सव भी मनाइए। और इसीलिए इस बार जनतंत्र विजयी हुआ है, और इन लोगों ने जिस तरह से परास्त किया है नक्सली शक्तियों को और बहुत सारी उस तरह की शक्तियों को, वो बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा ही सुखद है, अद्भुत है। मैं कहूंगा किसी ने सोचा नहीं था कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संभव है, मगर बिना एक भी गोली चले। इस बात का जिक्र चुनाव आयोग की ओर से बार बार किया जा रहा है कि बिना एक भी गोली चले इस बार चुनाव संपन्न हुआ, लोकसभा भी हुआ था। एक गोली चली थी लाहौर में जी, वो एक जवान ने एक्सीडेंटली चला ली थी, वो अलग चीज है। जो शायद इस बात का एक्सीडेंटल चीज था जी, वो शायद इस बात का रिमाइंडर था कि देखो अब तुम गोलियां नहीं चला सकते, जरूरत पड़ी तो हम खुद चला लेंगे। बिल्कुल, देखिए जी, मैं भी लातेहार से चाहता हूँ, बहुत ही अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कभी उस इलाके में जो पोलिंग पार्टियां जाती थी उन लैंडमाइन से भी उड़ाया गया था, और जो दुर्दांत नक्सली कमांडर रविंदर गंजू उस इलाके से आता है। लेकिन सराहना करनी होगी साहब चुनाव आयोग की, पूरी स्टेट पुलिस की, कोबरा यूनिट की, CRPF की, और CRPF का, SSB का, BSF का, CRPF का और CISF भी बहुत जगह तैनात है, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से एक नक्सली वारदात झारखंड में नहीं होने दिया चुनाव के दौरान। बाद में कुछ मुझे लगता है स्प्लिंटर ग्रुप ने हिरन जो लातेहार में वहां कुछ वारदात की, लेकिन वो चुनाव से रिलेटेड नहीं था। तो ये सच में बहुत शानदार है, सब लोग बधाई के पात्र हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, पट्टू जी ने सही सवाल उठाया, लेकिन पुलिस प्रशासन का, जनता का जो सहयोग है, जनता ने निर्भीक होकर निकले लोग वोट देने, जहां भी नक्सलवादी जहां से आप चिन्हित करें तो वहां पर लोग निकले, अधिक से अधिक संख्या में वोट देने निकले। उन्होंने अपनी ताकत को समझा। और अभी हम लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, मैं एक उदाहरण नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे पदाधिकारी थे जिनका IAS में नाम गया था प्रमोशन में। तो लगता है कि प्रमोशन के लिए लोग IAS बनने के लिए, तो उनका उसी भ्रष्टाचार में एक जांच के चलते 6 बार एक ही चीज का जांच कर रहे थे, उनका IAS में प्रमोशन नहीं होता। ये झारखंड में संभव हुआ कि कितना भ्रष्टाचार में बेचारे सोच लिए कि IAS बनने के लोग सपना देखते हैं, लेकिन एक आदमी को बचाने के चलते उनका IAS का जो सपना था वो चूर चूर हो गया जी। तो ये झारखंड में हम कहते हैं कि कोई भी सरकारें आए, सरकार को ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करना होगा, और ब्यूरोक्रेसी के अनुसार सरकार नहीं चल सकती। सरकार के अनुसार ब्यूरोक्रेसी को फंक्शन करना है, इस पर हम ज्यादा से ज्यादा दो कि जनता के प्रति दायित्व हो यहाँ की सरकारी व्यवस्थाएं, ना कि सरकार के प्रति लॉयल हो, जनता के प्रति लॉयल हो, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वो काम करे, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाए, और जो
ऑनलाइन के नाम पर या जो सीओ बीडीओ के यहाँ जो लगातार लाइनें लगती है, उस पर कितना कम से कम लाइन लग सकती है। जो लगातार रेगुलर आप दरबार लगाते हैं, लोगों को मॉनिटरिंग पंचायत स्तर पे जाकर जो जमीनों की जमाबंदी करने का काम होता था, उसको ब्लॉक लेवल पे जो आपने शिफ्ट करने का, उस तरह का जाके गांवों में पंचायत में BLW और सीओ जाके वो काम करे, जनता का विश्वास जीते, तभी जाके झारखंड में सही रूप से जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, यहाँ के लोगों का जो है विकास हो सकता है। लोगों को लगेगा सरकार मेरी है। सरकार के प्रति जब विश्वास जगता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को हर तरीके से होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा न दे। जो सही कहा उन्होंने कि वैसे लोग लिस्टिंग कब उठाई, हम लोग भी देख रहे हैं कि इसी सरकार का मंत्री अगले सरकार में भी मंत्री बने, वो PS है। तो ये तो ऐसी क्या मजबूरी है? या तो आप चाहते हैं कि ऐसा खिलाड़ी हमको मिले जो हर लूप होल को जानता है, हमको आते पहले दिन से हमारी जेब भरने लगे। तो इन सब बातों को जनता देखती है, समझती है, और उन सब बातों पर को गंभीरता से विचार करने सरकार जिसकी बनी जनता के प्रति लॉयल होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल जनता के प्रति लॉयल होने का मतलब ये है कि आप सत्ता में अगर बैठे हुए हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और अगर आपको भनक है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कार्रवाई कीजिए। देखिए, जनता का जो भरोसा है आपके प्रति खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लगातार अगर जनता के मन में यह आएगा कि इस सरकार ने नीचे स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको निर्देश देती है कि जितने भी जनता पहुंचेंगी, जितने भी लोग पहुंचेंगे, उनको आपका काम जल्द से जल्द निपटाना है, क्यों लाइन लगेगा, और जनता खुश रहेगी, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। हम रुख करते हैं क्षितिज मिश्रा जी का। क्षितिज जी, देखिए, इस सरकार में जिन अधिकारी, भ्रष्टाचार पर बात इसलिए हो रही है कि चाहे सरकार एनडीए की बने या एनडीए गठबंधन की बात करे, जो अधिकारी हैं वही रहने वाले हैं। अधिकारियों को लेकर इसलिए बातचीत हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि पिछले बार जो मंत्री रहे हों उतना सख्त रवैया नहीं अपनाते होंगे, और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं लगातार उनके यहाँ छापेमारी हुई, चीजें, तथ्य निकलकर सामने आए, पैसे निकले, गहने निकले, दस्तावेज निकले। सवाल हर बार यही उठता है कि क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर श्रम मंत्री आप ही के कोटे से थे, आरजेडी के कोटे से थे श्रम मंत्री, और उस विभाग की भी बात कर ले, लगातार पलायन जारी रहा। जब बात हुई कि श्रम के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लेकिन श्रम के क्षेत्र में जब मजदूरों से बात होती है तो उनका कहना कोई काम नहीं हुआ। ये उदासीन रवैया हर विभाग का, सिर्फ एक विभाग की बात नहीं कर रहे, क्यों रहा इस सरकार में? देखिए, इस हद तक काम हम लोगों ने बहुत किया, करने का कोशिश किया, लेकिन चलिए कुछ हद तक काम मतलब जितना हमने कल्पना किया था वो काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी देखिए, पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसको लेकर के कि लगातार मंत्री जी भी अभी भी अपना चतरा में अगर वो घूमते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में और पूरे राज्य में हम लोगों ने वो किया, तो पलायन को और नौकरी देने की हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में भी करके दिखाया है। जो चीज को वो उसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग भी झारखंड में इस चीज को, इसी चीज नौकरी, इस बार जो आप जितना भी हमारा कैंपेन देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने रोजगार और आपका महंगाई में भी आप लोगों ने इसी बात को लेकर कैंपेन किया था। 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार को लेकर कैंपेन किया था 2019 में आप लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल। तो 2019 में हम लोगों ने कल पे अभी भी किया। आप अभी तो 10 लाख कर दिया आप लोगों ने। हाँ 10 लाख किया, उसको बढ़ाया है। कोई भी वो आता तो बढ़ाता ही। अब ये लोग लेकिन बढ़ाता तब है ना जब पुराना कोटा भर जाए। पुराना कोटा तो खाली रह गया। 2,87,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है। एक बीडीओ 2 प्रखंड को संभाल रहा है। ऐसा शायद झारखंड में ही देखने को मिलता है। 6 महीने तक वीडियो नहीं मिला। ये केंद्र में भी देखने को मिलता है। कैसे एक शख्स कैसे 2 प्रखंड का काम संभालेगा? आप केंद्र में भी देखने को मिलता है। 30 लाख पद रिक्त रहते हैं केंद्र में भी, और सरकार 2 करोड़ रोजगार की देने की बात करती है। और 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, जनता पूछ रही थी हमसे भी। तो ये बात जनता आपसे पूछ रही थी कि केंद्र सरकार ने नौकरी क्यों नहीं दी, राज्य सरकार ने क्यों नहीं दी? मैं बता रहा हूँ जनता नहीं जनता क्या वो 20 करोड़ रोजगार में क्या झारखंड के जनता के लोगों को नहीं मिलता क्या रोजगार? तो जनता इस चीजों को भी जानती है। जनता जानती है कि किसने ग्राउंड लेवल तक अभी फिलहाल काम किया। बताइए कि मैया सम्मान योजना जो लगातार जो सीधे अकाउंट में डाला गया जनता को, और इस बार आपने देखा है कि महिलाओं का इस बार चुनाव में जो मतदान हुआ है उसमें महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग ली है। तो जब विपक्ष आरोप लगाती है कि सत्ता के लिए भत्ता योजना है, तो आप कह रहे हैं मैया सम्मान योजना के कारण महिलाओं का किस प्रकार से सत्ता का भत्ता योजना?
आपने कहा योजना आप बताइए योजना के कारण महिलाओं ने भागीदारी अपनी दिखाई। आपने सुना था ना, लोकसभा चुनाव में रक्षाबंधन के दिन 200 रुपया सिलेंडर का दाम घटा दिया गया था। 200 रुपया सिलेंडर का दाम घटाया था और सबने बहुत दुख किया था। बीजेपी वालों ने बहुत डंका बजाया कि माननीय मोदी जी ने हमारी बहनों को वो दिया था बड़ा रक्षाबंधन 450 में सिलेंडर तो आप भी देने का वादा कर रहे हैं। हम तो घुसपैठियों को भी देंगे, आप तो ये भी कह रहे हैं 500। मैंने ये लोग 500 रुपया में, सर उस पर बात मत कीजिए और उसके बारे में क्या कहा साहब ने क्या कहा था उस बात को पूरे उठा करके देखिए। घुसपैठिया ये लोग किसको बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल ये लोग बाइट है, सुनिए वो हम लोगों ने कई बार दिखाया। किसको बोलना चाहिए? बटेंगे तो कटेंगे, इनका नारा रहा। बताइए इसमें बटेंगे तो कटेंगे। आप ये जो भाजपा के द्वारा ये जो डाला जाता है, इसमें बटेंगे तो कटेंगे एक मुट्ठी है, इसमें बताइए अल्पसंख्यक कहाँ? तो आप बताइए काटने वाला किसको बोल रहे हैं आप? इसका मतलब एक मुट्ठी में आप अल्पसंख्यक भाइयों को, मुसलमान भाइयों को नहीं डालते हैं इस मुट्ठी में। आपका मतलब कहना कि मुसलमान भाइयों को मिलकर के नहीं रहना है, एक नहीं रहना है। आप कभी काटने वाला कौन है? ये पूरा चुनाव को जो है घुसपैठियों पे लड़ गए, ये पूरा चुनाव को लड़ गए। आपको बटेंगे कटेंगे का एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। आप डिफेंड नहीं सर आप डिफेंड नहीं कर रहे। मैं मानता हूं इस चीज को, आपको मैंने नहीं कहा कि आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं इसमें कहां है अल्पसंख्यक भाई? एक मुट्ठी है, इसमें अल्पसंख्यक भी होते हैं ना, तब ये मुट्ठी मजबूत होता। इस मुट्ठी को मैं मजबूत मानता और मैं भी समझता कि सही में एक रहेंगे तो सिर्फ एक धर्म विशेष है बस। सॉरी, अल्पसंख्यक सिर्फ क्या एक ही धर्म विशेष है? नहीं और भी तो धर्म है। नहीं कोई अल्पसंख्यक का नहीं है जी, ना मुसलमान का है ना कोई। ये जातिगत लिखे हुए हैं, एक है तो सेफ है, जातिगत। प्रतुल जी जवाब दें। जातिगत आरोप लगा आप लोग। कटेंगे तो सच में यथार्थ में अगर आप देखें तो 1947 में जो देश को इन्होंने काट दिया, तो देश बट गया साहब। कांग्रेस ने खाली नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद में देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किया। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बट गया देश, कट गया पूरा समाज। उसके अलावा जो आप देखेंगे इसी तरीके का महाराजा कनिष्क का जब साम्राज्य था पहले के काल में, तो वो अफगानिस्तान कजाकिस्तान के बॉर्डर तक रहता था, लेकिन अब बढ़ते गए क्षेत्रवार। उसके बाद हमारी सीमाएं कम होती गई। जब चोला डायनेस्टी की बात करेंगे साउथ में, तो राजेंद्र चोला 1, राजेंद्र चोला 2, राजा चोला का जो नेवी था उसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया पर कब्जा बनाया था। लेकिन नॉर्थ और साउथ के डिवाइड पर हम बट गए, तो कटते गए साहब, देश छोटा होता गया। और ये जो कटने की बात कर रहे हैं, तो 1971 में तो देश को जोड़ने का एक बड़ा अच्छा जो समय था, जिस समय हमारा कश्मीर का कटा हुआ हिस्सा को ये ले सकते थे। 70,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था बांग्लादेश में 93। और अब जो भी हो, मुझे जो फिगर याद आया, मान कर चले कि 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था बांग्लादेश में। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती तो इन सैनिकों को छोड़ने के एवज में जो हमारा बटा हुआ कश्मीर ले सकती, लेकिन नहीं, कट नहीं दिया साहब, छोड़ दिया। शिमला समझौता कर लिया और सेनाएं जहां की थी वहीं रह गई। सेना लाहौर पहुंच गई थी, कराची पहुंच रही थी, वापस बुला लिया। और जो बटेंगे तो कटेंगे आप कैसे भूल रहे साहब? जब इन्होंने बांटा समाज को, इंदिरा गांधी जी की जब निशंस हत्या हो गई, उसके बाद 8,500 सिख का सिर्फ दिल्ली में कत्लेआम हुआ। 17,000 सिखों को काट दिया गया पूरे देश में। बटा देश तो काट दिया इन लोगों ने। भागलपुर दंगे किसके समय हुआ? कांग्रेस के। टिकारी हत्याकांड, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जितने बड़े बड़े दंगे हुए, समाज बटा, इन्होंने काटने का काम किया। तो हमने कौन से गलत कहा? बटोगे तो कटोगे, एक रहो साहब, बटोगे तो कटोगे का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग जो थे वो काबुल में की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, वो 1947 के पहले इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस सिख और सिंधी कम्युनिटी थे। 70 से 80% उनका कंट्रोल था। देश का विभाजन हुआ, कट गया। आज तो कोई नाम लेने वाला नहीं है साहब। काबुल, लाहौर और जो पाकिस्तान के इलाके जहां बिजनेस कम्युनिटी पर टोटल कंट्रोल इन सिखों और इन सिंधियों का था। तो ये तो जाहिर है कि जैसे आप बटोगे कटोगे, एक रहे साहब, देश एक रहेगा, समाज एक रहेगा तो तरक्की करेंगे। पर इनको सब चीज में सांप्रदायिकता दिखती। और मीर साहब ने क्यों कहा साहब कि घुसपैठियों को देंगे? ये राष्ट्र विरोधी बयान है। जो देश का नागरिक नहीं है उसको आप कैसे दे रहे हैं साहब सिलेंडर? बहरहाल जनता ने सब चीजों पर फैसला कर लिया। ये इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे का क्या मायने? तो ये तो
अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण से डरा डरा कर वोट लेने का इन्होंने काम किया। हमारी जितनी योजना है साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हम काम करते हैं। हमारी जो सड़कें बनती है, क्या उस पे अल्पसंख्यक नहीं चलते? हमारे प्रधानमंत्री आवास पे क्या अल्पसंख्यक उसका लाभ नहीं लेते? हमारे जनधन योजना का क्या अल्पसंख्यक लाभ नहीं लेते? हर घर में जो किसानों को दिया जाता है 6,000 रुपए, क्या उसका अल्पसंख्यक लाभ नहीं लेते? तो बटोगे तो कटोगे तो बिल्कुल सार्थक नारा है। हम तो अपील करेंगे, देश एक रहो, सेफ रहो, नेक रहो। बिल्कुल, एक रहो सेफ रहो का नारा भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है। एग्जिट पोल सामने है और एग्जिट पोल से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी आजसू, चूंकि उनके हित में दिख रहा है कि उनके पक्ष में इस बार जनता ने फैसला सुनाया है। आजसू का रुख करते हैं, संजय रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, वक्त की पाबंदी है, एक आखिरी बातचीत इस एग्जिट पोल को लेकर, क्या आजसू आश्वस्त है? आश्वस्त मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजसू कह रही है कि 10 में 10 ये आंकड़े लग रहा है कि और बहुत ज्यादा प्लस हो जाएगा। एक आध सीट दे दीजिए सर। देखिए हम पूरे आश्वस्ति के भाव से कह रहे हैं कि हमने एकत्व की भावना से सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ा है। हमारे सारे प्रत्याशी जो हैं इस आकांक्षा के साथ रण क्षेत्र में गए थे कि हम विजयी होंगे। अब मतपेटियों में जनता का संदेश, जनता का हुक्म और जनता का आदेश अभी कैद है। 23 तारीख की सुबह 8 बजे जब मतपेटियां खुलेंगी तब इन चीजों की व्याख्या होगी। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि हमने हमेशा सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को इकट्ठे लेकर चलने का कार्य किया। चलिए, बिल्कुल आश्वस्त है आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कि ये आंकड़े बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। चलिए हम इंडी गठबंधन का रुख करते हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, क्षितिज जी 55 सीटें आप लोगों के हिस्से में दिए गए हैं। 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू प्लस यानी एनडीए की सीटों की बात कर ले तो क्या ये 55 में आरजेडी को कितने मिलने वाली है? आपने कहा 4+4+ कौन कौन से होंगे ये भी बता दीजिए। देखिए 4+ सीट होगी और सारे सीटों पर जोरदार टक्कर है और हम लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन। कंफर्टेबल नहीं है कहीं पर? पूरी सारे जगहों पर कंफर्टेबल है। मैं 4+ कह रहा हूं तो कंफर्टेबल कौन सी तो कह रहा हूं मैं। सीटों का नाम हुसैनाबाद, आपको हुसैनाबाद, देवघर, गोड्डा, चतरा और हमारा ये विश्रामपुर, ये सारी सीटों पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और हमारा छतरपुर और बाकी सीटों पर, बाकी एक सीट पर हमारा जोरदार वो है मतलब फाइट चल रहा है। तो हम लोग इस बार आरजेडी हो सकता है 100% का भी स्ट्राइक रेट, लेकिन हम लोग बड़बोले नहीं बोलते तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आरजेडी का स्ट्राइक रेट हो सकता है 100%। देखिए आप अगर बोलते हैं तो बड़बोलापन नहीं होगा। हर एक प्रत्याशी को उम्मीद होती है और हर एक पार्टी को उम्मीद होती है कि मेरे प्रत्याशी जो है वो जीत कर ही आएंगे। तो हमारा भी कॉन्फिडेंस, हमने नहीं कहा कि हमने 4+ कहा है, हमने ये नहीं कहा कि 4+ का मतलब 6 में 6 हो सकता है, 7 में 7 हो सकता है। 4+ का मतलब 7 में 7 भी। हमने कहा ना 100% का स्ट्राइक रेट रहेगा आरजेडी का। हम मेहनत किए, हम लोग पुरजोर, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कैडर हैं, इंडिया गठबंधन के कैडर हैं, उन्होंने बहुत जोर मेहनत किया और उनका मेहनत रंग लाएगा। चलिए, कैडर का मेहनत रंग लाएगा, क्षितिज मिश्रा जी कह रहे हैं। सीपीआई से हम बात करेंगे। अब इस बहस का आखिरी दौर चल रहा है, सीपीआई का रुख कर लेते हैं। कोई भी सरकार बने, सीपीआई ये क्या चीजें उम्मीद करेंगी, किन किन कामों पर सरकार को आगे बढ़ते देखना चाहती है, चाहे कोई भी सरकार बने? सबसे पहले जो वादा किया 450 रुपये सिलेंडर, 500 रुपये, वो पहले कैबिनेट से पास कर दिया जाए। 200 यूनिट प्लस बिजली का कि मुफ्त देंगे वो चालू कर दिया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित किया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में दवाई उपलब्ध किया जाए। जबरिया जमीन अधिग्रहण होती है और सीओ वीडियो को खत्म करके जबरिया जमीन अधिग्रहण ना हो, इस पर हमारा फोकस है। चलिए, बिल्कुल। तो आज के इस पूरे बहस में हमने बात की मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है और इस बार जनता ने सत्ता के शीर्ष पर किसको बिठाया है। इसके लिए 36 घंटे का और इंतजार। 23 नवंबर को सब कुछ सामने आ जाएगा कि परिवर्तन हुई है या फिर पिछले सरकार को दोबारा जनता ने मौका दिया है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। संजय रंजन जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। संजय जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ अजय सिंह जी सीपीआई से जुड़े हुए थे। अजय जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। सस्पेंस बढ़ा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है।
20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है। 36 घंटे का इंतजार और फिर 23 नवंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में सत्ता के शीर्ष पर जनता ने किसे बिठाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।